नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना जीएसटी वाला दोस्त विकास धनानिया एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ लेकर जीएसटी की बात। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के हमारे मुख्य किरदार हैं तमिलनाडु के राजेश रामा वर्मा जी, जो ओरेकल फाइनेंशियल के कंसल्टेंट हैं। उनके क्लाइंट इंडिया में भी हैं और अब्रॉड में भी। इतना ही नहीं, वे अच्छे खासे मैच्योर हैं, तभी तो वो डोएन सिस्टम जो उनका देखा जाए तो कंपटीटर हैं, उनको भी उनके क्लाइंट के लिए सपोर्ट सर्विसेज देते हैं। लेकिन एक बात जो आपको माननी होगी, वो केवल काबिल ही नहीं है, भरोसेमंद भी हैं। तभी तो उनका कंपटीटर भी उन पे ट्रस्ट कर रहा है और उनसे अपनी क्लाइंट के लिए सर्विसेज ले रहा है। मेरा मानना है कि जो ऐसे लोग होते हैं वो काबिल और भरोसेमंद नहीं बल्कि काफ़ी दिलवाले होते हैं। और ऐसे लोग जो होते हैं ना, उनके बारे में मेरे पापा कहते हैं कि बेटा इनके जैसे बनो। कितना कमा पाएंगे ये तो मुझे नहीं पता, मगर इनका हेल्थ बहुत बढ़िया रहेगा, इम्यूनिटी वाला जो आज की टर्मिनोलॉजी है, और ये लंबा जीवन भी जीते हैं। क्योंकि जो ऐसे लोग होते हैं वो दूसरों की थाली में घी को देखकर जलते नहीं हैं। तो चलिए खैर मुद्दे पर लौटते हैं। तो ऐसा है कि राजेश जी जो डोएन सिस्टम के साथ एक एग्रीमेंट करते हैं, जिसके अनुसार डोएन का एक क्लाइंट जो अमेरिका के बोस्टन में है उसको सपोर्ट सर्विस देनी है, और वो दे भी रहे हैं। राजेश जी को हर महीने अपना जीएसटी का इनवॉइस बनाना है, जिसका सर्विस अकाउंटिंग कोड जो है 998313 है। बिल अमाउंट जो अमेरिकन डॉलर में बनेगा, लेकिन पेमेंट भैया इंडियन करेंसी में आएगा। और चूंकि डोएन की ऑफिस तमिलनाडु के बाहर है, राजेश जी तमिलनाडु में है, इसलिए बिल में आईजीएसटी लगेगा। ये जो चीज़ थी, ये जो करार था तकरीबन जनवरी 2019 में हुआ था, और तब से ये काम चल भी रहा है। पर राजेश जी को लगा कि भाई भले ही वो डोएन पर बिल बनाते हैं, मगर वास्तव में वो सर्विस तो अमेरिकन कंपनी को ही दे रहे हैं। उन्होंने यह भी पाया कि डोएन उन्हें पेमेंट तभी करता है जब डोएन को पेमेंट अमेरिकन कंपनी से डॉलर में आ जाता है। यानी एक तरीके से देखा जाए तो भैया पेमेंट तो उनको भी कन्वर्टेबल फॉर एक्सचेंज में मिल रहा है, क्योंकि आने के बाद ही मिल रहा है। लिहाजा उनको लगा कि डोएन सिस्टम को वो जो सर्विसेज दे रहे हैं वो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस है, और एक्सपोर्ट के सारे बेनिफिट उन्हें मिलने चाहिए, रिफंड मिलना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं वो कंफ्यूज थे, इसीलिए वो एडवांस रूलिंग अथॉरिटी के पास अपनी एप्लीकेशन लेकर गए और कहा कि भैया हमारी शंका का समाधान करें। आप अगर इस एडवांस रूलिंग को पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी कुछ सीखने और समझने को मिलेगा, और एडवांस रूलिंग की एप्लीकेशन के दौरान क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए यह भी हमको पता चलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दो पार्टी, एक राजेश जी और एक अथॉरिटी। तो शुरुआत अपने राजेश जी से करते हैं कि राजेश जी से हम क्या क्या सीख सकते हैं। पहला, राजेश जी ने अपनी एप्लीकेशन के साथ रिलेटेड एग्रीमेंट और बिल की कॉपी सबमिट की। न केवल वो एग्रीमेंट दिए जो उनका डोएन सिस्टम के साथ था, बल्कि डोएन का अमेरिकन कंपनी के संग जो एग्रीमेंट था वो भी दिया। उसके साथ ही बिल भी दिए जो राजेश जी ने डोएन पे बनाया और डोएन ने अमेरिकन कंपनी बनाया। हमारा मानना है कि रिलेटेड और रेलिवेंट डॉक्यूमेंट को एप्लीकेशन के साथ देने से जो अथॉरिटी के मेंबर्स होते हैं उन्हें इश्यूज़ को समझने में आसानी होती है और उन पे इम्प्रेशन अच्छा पड़ता है। तो ये ऐसा राजेश जी ने किया। दूसरा, अथॉरिटी में कोई भी एप्लीकेंट अपनी बातों को जस्टिफाई करने के लिए जो मिलते जुलते मामलों में जो जजमेंट आते हैं उसका रेफरेंस लेते हैं। राजेश जी ने भी लिया। उन्होंने डोएन से मिले इंडियन करेंसी में जो पैसे मिले हैं उसको फॉरेन कन्वर्टेबल करेंसी है वो, यह बताने के लिए नेशनल इंजीनियरिंग लिमिटेड और सपोर्ट को मीडिया प्राइवेट लिमिटेड का जो सिस्टेट का केस है उसका रेफरेंस लिया है। लेकिन इसमें आपको ध्यान रखना होगा कि जजमेंट जो है मिलते जुलते हों। तीसरा, हियरिंग के दौरान अपने जो तर्क थे उसको राजेश जी ने बड़ी नफासत के साथ पेश किया। बिल और पेमेंट का तरीका डिटेल में बतलाया। जैसे कोई खूबसूरत महिला
अगर पूरे कपड़े के साथ ज्वेलरी पहन ले तो उसकी खूबसूरती में चार चांद लग जाते हैं, वैसे ही कोई अगर हियरिंग में अपने तर्क को जीएसटी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क से संबंधित प्रावधानों को कोट कर दे तो तर्क कुतर्क नहीं लगते हैं और जज भी सतर्क हो जाते हैं। ऐसा ही राजेश जी ने भी किया। उन्होंने सप्लाई, कंसीडरेशन, प्रिंसिपल, एजेंट, रेसिपिएंट, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस, प्लेस ऑफ सप्लाई आदि को कोट किया था। इस तरह से अपनी बात रखने से इस बात की प्रोबेबिलिटी बहुत अधिक बन जाती है कि रूलिंग जो है वो एप्लीकेंट के फेवर में है। लेकिन आपको ये समझना होगा कि अब जो हालात हैं वो पहले जैसे नहीं रहे। ऑथोरिटी में जो मेंबर अपॉइंट होते हैं ना, वो नियम प्रावधानों से भली भांति वाकिफ़ होते हैं। साथ ही साथ वो केवल आपको सुनते नहीं हैं, बल्कि वो जो एप्लीकेशंस के साथ जो डॉक्यूमेंट सबमिट किए जाते हैं, इंफॉर्मेशन दी जाती है, उन पर सरसरी नज़र डालते हैं। और आप मैंने मिलते जुलते मामलों में गवर्नमेंट के फेवर के जो जजमेंट हैं वो उनको सर्च करते हैं, उसको कोट करते हैं। और किसी इशू पर ज़रूरत पड़ने पर अगर उनको डाउट लगता है तो वो टेक्निकल एक्सपर्ट की मदद लेने से भी नहीं हिचकिचाते हैं। अब अगर आप इस रूलिंग को पढ़ेंगे तो आपको राजेश जी की एप्लीकेशन और तर्कों में कुछ खामियां थी जिसे मेमरान ने बताया है, उसके बारे में पता चलेगा। लेकिन उसके पहले मैं आपको यहाँ बतलाता हूँ कि वो क्या क्या थी। वो भी उससे भी हमें बहुत कुछ सीखा जा सकता है। पहला, एडवांस रूलिंग में हमें उन्हीं प्रश्नों का उत्तर पूछना चाहिए जिनका आंसर एडवांस रूलिंग अथॉरिटी दे सकती है। और किस किस क्वेश्चंस का आंसर दे सकती है उसके लिए सेक्शन 19(7) सब सेक्शन 2 को पढ़ना चाहिए। अगर आप इसे पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि जो अथॉरिटी होती ना, वो गुड्स या सर्विस की क्लासिफिकेशन पे तो अपनी ओपिनियन दे सकती है, पर सप्लाई जीरो रेटेड है या नहीं, रिफंड मिलेगा या नहीं, उस पर अपनी रूलिंग नहीं दे सकती है। फिर भी इस मामले में मांगा गया। इससे बचना चाहिए क्योंकि मामला बेवजह डिपार्टमेंट अफसर की नज़र में आ जाता है, जिससे आने वाले समय में परेशानी हो सकती है। दूसरा, राजेश जी ने कहा कि जीएसटी के रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में जो सप्लायर की डेफिनेशन है उसके अनुसार वो सप्लायर है क्योंकि डेफिनेशन में एजेंट है और वो डोएन के एजेंट है। हालांकि वो शायद इस पर ध्यान नहीं दिए या जानबूझ के इग्नोर कर दिया, मुझे नहीं पता, कि एजेंसी एग्रीमेंट तभी होगा जब किसी करार में 3 पक्ष बेकरार होंगे। यानी एग्रीमेंट में एजेंट होने के लिए, एजेंसी एग्रीमेंट होने के लिए 3 पार्टियों का होना ज़रूरी है। पर राजेश जी के मामले में राजेश जी की कंपनी और डोएन सिस्टम में जो एग्रीमेंट है वो प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेसिस पर है, और दूसरी तरफ अमेरिकन कंपनी और डोएन सिस्टम में जो एग्रीमेंट हुआ है उसमें राजेश जी की कंपनी का कोई जिक्र ही नहीं है। इसीलिए अथॉरिटी ने कहा कि वो जीएसटी की रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के अनुसार कतई एजेंट नहीं है। तीसरा, राजेश जी ने कहा कि अमेरिकन कंपनी को भी राजेश जी की टाइमशीट मिलती है जो कि वो डोएन सिस्टम को देते हैं। अमेरिकन कंपनी को उसको अप्रूव करना होता है। तो अथॉरिटी ने कहा भाई आपने जो एग्रीमेंट हमें डोएन और अमेरिकन कंपनी का दिया है उसके अनुसार पेमेंट उतने ही घंटे का मिलेगा जितनी देर काम किया है। इसीलिए वो टाइमशीट जो है अमेरिकन कंपनी को भेजी जाती है, ईमेल से कम्युनिकेशन होता है। केवल कम्युनिकेशन होने से आप एजेंट नहीं हो जाएंगे। साथ ही साथ अथॉरिटी ने यह भी कहा कि राजेश जी की कंपनी को अगर डोएन सिस्टम से पेमेंट नहीं मिलता है तो क्या राजेश जी अमेरिकन कंपनी को कानूनी प्रपंचों में घसीट सकते हैं? क्या उनके खिलाफ कोई एक्शन ले सकते हैं? क्या अमेरिकन कंपनी को फ़र्क पड़ता है कि राजेश जी को पेमेंट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? तो इन सब का उत्तर है ना। तो यह सुनने के बाद आपको यह समझ आ गया होगा कि एडवांस रूलिंग या किसी भी लिटिगेशन मामले में अगर कोई भी डॉक्यूमेंट या इंफॉर्मेशन सबमिट की जाती है तो जो क्लॉज आपके अगेंस्ट में जा सकते हैं उसकी भी काट तैयार रखनी होगी। तो चलिए यह हुई पक्ष और विपक्ष की बात, और अब आपसे बात करेंगे आखिर में क्या कोर्ट ने कहा उस पर।
अथॉरिटी ने रूलिंग दी कि राजेश जी जो है डॉयन के कंसल्टेंट है और वो डॉयन को ही अपनी सर्विस प्रदान कर रहे हैं, ना कि अमेरिकन कंपनी को। इसीलिए वो जो बिल डॉयन सिस्टम पे बनाते हैं, जीएसटी चार्ज करते हैं, वो करेक्ट है। साथ ही साथ सेक्शन 97 सब सेक्शन 2 से बंधे हैं, इसीलिए वो ये नहीं बता सकते हैं कि राजेश जी की जो सर्विस है वो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस है या नहीं है। लेकिन मेरी जो समझ है वो कहती है कि राजेश जी ने डॉयन को जो सर्विस दी है वो कतई एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस नहीं है, क्योंकि एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस को होने के लिए 5 कंडीशंस हैं, सभी का फुलफिल होना ज़रूरी है। बल्कि यहाँ सामने सामने 3 जो कंडीशंस है वो फुलफिल होते नहीं दिख रहे हैं। पहला, क्लाइंट भारत के बाहर लोकेटेड होना चाहिए, मगर राजेश जी का क्लाइंट डॉयन है जो भारत में ही रजिस्टर्ड है। दूसरा, पेमेंट रिजर्व बैंक द्वारा जो अप्रूव्ड कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज है या प्रोसीजर उसमें मिलना चाहिए, जबकि राजेश जी को पेमेंट इंडियन करेंसी में मिल रहा है। और तीसरा, प्लेस ऑफ सप्लाई आउटसाइड इंडिया होना चाहिए, मगर इनके मामले में प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया में ही है। तो दोस्तों, ये थी एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस के प्रावधानों को लेकर एक रोचक जानकारी। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे लेकर कोई और रोचक जानकारी। हाँ, लेकिन आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी लिखिए ताकि हम इम्प्रूव कर सकें। अगले वीडियो की तैयारी करनी है, इसलिए अब अपने दोस्त विकास दनानिया को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।